वेलकम बैक टू SK1 किड्स। वैसे तो अभी मेरे बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं, बट समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट, द श्रोडिंगर्स कैट, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, एंड व्हाई श्रोडिंगर्स कैट इज नॉट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ सुपरपोजिशन वर्क्स। देखो, ऑब्वियसली हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे भी क्वांटम मैकेनिक्स की एक्सप्लेनेशन की बात आती है, लोग श्रोडिंगर्स कैट को यूज करते हैं टू एक्सप्लेन कि कैसे एक पार्टिकल दो पोजीशन में हो सकता है, उसके दो एनर्जीज हो सकते हैं एंड ऑल दैट। बट द श्रोडिंगर्स कैट इज नॉट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ क्वांटम मैकेनिक्स वर्क्स, रादर ये एक ऑपोजिशन है अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, even historically speaking and conceptually speaking. And this is a very important point that most people miss. In fact, Roger Penrose says that most physicists slide this issue under the rug, this issue of measurements as a whole. तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली मेजरमेंट्स के बारे में बहुत डिस्कस नहीं करेंगे, दिस सो कॉल्ड वेव फंक्शन कोलैप्सेस के बारे में, नॉट इवन इन द मैथमेटिकल सेंस वेरी मच, लेकिन मैं बस ये डेमोन्स्ट्रेट करूंगा ऑन व्हाई श्रोडिंगर्स कैट एक्चुअली अपोजेस द थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग इट. सो दैट्स फंडामेंटली द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो. So first of all, let's get back to history a little bit. 1927 तक क्वांटम मैकेनिक्स के फाउंडेशंस को फाइनलाइज कर दिया गया था. 1925 में हाइजेनबर्ग ने एक फॉर्मुलेशन डिस्कवर किया था क्वांटम मैकेनिक्स की, जिसे मैट्रिक्स मैकेनिक्स / हाइजेनबर्ग पिक्चर कहा जाता है. A few months later in the early 1926 श्रोडिंगर ने अपनी फॉर्मुलेशन डिस्कवर किया था एंड उससे श्रोडिंगर पिक्चर या फिर वेव मैकेनिक्स कहा जाता है. एंड यहाँ पे इसके फंडामेंटल एलिमेंट्स जो थे स्लाइटली डिफरेंट थे. श्रोडिंगर ने डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस को यूज किया था कि पार्टिकल्स बेसिकली उनके साथ आप वेव्स भी अटैच कर सकते हो एंड ये वेव्स उनकी पार्टिकल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती हैं. On the other hand, Heisenberg made no such mention. उन्होंने अपनी particle like characteristics पे ही अपनी theory base की थी. In 1927, obviously, Heisenberg comes along with his uncertainty principle, rather radical concept, I would say, in contrast to the earlier principles जो कि classical mechanics के हुए करते थे. लेकिन obviously जब इन्होंने अपनी wave mechanics and particle mechanics मैट्रिक्स मैकेनिक्स ले की थी, तो इट वाज क्लियरली शोन कि ये जो मैकेनिक्स है ये हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स से काफ़ी डिफरेंट है. देन आई सपोज इट वाज आइदर द ईयर 1930 या फिर 1935. आई एम गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन दीज टू. तो शायद आई थिंक इट वाज द ईयर 1935 व्हेन श्रोडिंगर कम्स अलोंग एंड ही नाउ क्रिटिसाइजेस व्हाट इज कॉल्ड द कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. तो मैं कुछ चीज़ें बस लिख देता हूँ. नील्स बोर, who was one of the founders of quantum mechanics, जिन्होंने अपनी बोर ऑर्बिट की थ्योरी दी थी, दिस थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम. ऑब्वियसली अब हम लोग उसमें भी बिलीव नहीं करते, अब हम लोग अपने वेव फंक्शन मॉडल पे बिलीव करते हैं, दिस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. एंड I honestly don't think I know of any significant contributions of Bohr to quantum mechanics, truthfully speaking. मतलब जैसे हाइजेनबर्ग का, श्रोडिंगर का, डिराक का, let's not even talk about Dirac. In fact, it was once said by an interviewer to Dirac only that he has heard that Dirac and Einstein are the only two geniuses on the planet who can truly understand each other, and that Dirac was humble enough not to not to actually accept it, but it was said by a lot of person and widely held to be true कि डिराक वाज दैट वन पर्सन जिन्हें आइंस्टाइन की लीग में कंपेयर किया जा सकता है. डिराक वाज टू क्वांटम मैकेनिक्स व्हाट आइंस्टाइन वाज टू रिलेटिविटी, एंड आई डोंट नो ऑफ एनी सच कंट्रीब्यूशंस बाय नील्स बोर टू क्वांटम थ्योरी एक्चुअली. बट बोर ने ये एक इंटरप्रिटेशन डेवलप किया था जिसे कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन कहा जाता है. इसे कोपेनहेगन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कोपेनहेगन में डिस्कवर किया गया था. सो इट इज एसोसिएटेड with Bohr and his followers, even Heisenberg himself. तो उन्होंने कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन फॉर्मुलेट किया. यहाँ पे एक फंक्शन जो कि श्रोडिंगर ने यूज किया था अपनी वेव मैकेनिक्स डेवलप करने के लिए, जिसे वेव फंक्शन कहा जाता है एंड इसे इस लेटर से डिनोट करते हैं. दिस इज कॉल्ड द वेव फंक्शन. ये वेव फंक्शन एग्जैक्टली क्या है? ये वेव फंक्शन किसी भी पार्टिकल की वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स को इंकोड करके रखता है. मतलब एक पार्टिकल है, उससे एसोसिएटेड होती हैं वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसकी वजह से कोई पार्टिकल इंटरफेरेंस इफेक्ट शो कर सकता है एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में. तो ये जो वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं,
ये इंफॉर्मेशन इस वेव फंक्शन में होती है, उस पार्टिकल के वेव फंक्शन में। श्रोडिंगर ने अपना जो इक्वेशन डिराइव किया था वो इक्वेशन हमें हेल्प करता है, श्रोडिंगर इक्वेशन, इस वेव फंक्शन को फाइंड करने में किसी भी गिवन केस में। नाउ द थिंग इज कि ये वेव फंक्शन एग्जैक्टली है क्या, व्हाट एग्जैक्टली डज दिस वेव फंक्शन मीन। अब यहाँ पे मैक्स बॉर्न आते हैं एंड ही सेज कि ये जो श्रोडिंगर ने वेव फंक्शन यूज किया है, अगर तुम इसे मॉड्यूलस स्क्वायर कर देते हो, नॉट ए सिंपल स्क्वायर, क्योंकि ये एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस फाइंड करके उसे स्क्वायर कर देते हो एंड इसमें यू बेसिकली मल्टीप्लाई dx एंड इंटीग्रेटेड फ्रॉम a to b, तब ये तुम्हें दे देगा प्रोबेबिलिटी कि कोई पार्टिकल A एंड B के बीच में मिलेगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बॉर्न्स रूल। वेल राइटफुली सो मैक्स बॉर्न ने इसे डिस्कवर किया गया था व्हाइल स्टडीइंग स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्वांटम मैकेनिकल केसेस। तो बॉर्न ने हमें ये रूल दिया कि हम चीज़ों को सिर्फ प्रोबेबिलिस्टिकली फाइंड कर सकते हैं एंड ये प्रोबेबिलिटी इनकोड होती है इस वेव फंक्शन में। जब श्रोडिंगर ने अपना वेव फंक्शन डिस्कवर किया था, एक्चुअली श्रोडिंगर इक्वेशन डिस्कवर किया था, उसका फंडामेंटल आइडिया यही था कि वेल डी ब्रॉगली ने एक हमें वेव लाइक पिक्चर दी है पार्टिकल्स के लिए, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, तो यहाँ पे इसका एक वेव इक्वेशन तो होना ही चाहिए एंड ऑब्वियसली वेव इक्वेशन है तो कोई ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसमें वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडेड होंगी। तो उन्होंने ये वेव फंक्शन का सोचा एंड इसके लिए एक इक्वेशन डिराइव किया विच वी नाउ नो एज श्रोडिंगर इक्वेशन। ये एग्जैक्टली वेव फंक्शन था क्या, श्रोडिंगर ने हमें नहीं बताया, इसकी इंफॉर्मेशन हमें बॉर्न ने दी थी कि वेव फंक्शन एक प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है पोजीशन का। प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग इन क्वांटिटीज को रेफर करते हैं जो हमें क्वांटिटीज देती हैं किसी भी गिवन चीज की, जब उन्हें हम मॉड्यूलस स्क्वायर करते हैं। वेव फंक्शन को मॉड्यूलस स्क्वायर करने पे हमें पोजीशन की प्रोबेबिलिटीज दिखती हैं। तो दिस बेसिकली टेल्स यू कि क्या प्रोबेबिलिटी है किसी भी गिवन रीजन में एक पार्टिकल के फाइंड होने की, एंड दिस इज द कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन। द कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन सिंपली इज कि अगर आपके पास कोई पार्टिकल है उससे एसोसिएटेड होता है एक वेव फंक्शन, तब जब आप उस पार्टिकल पे एक मेजरमेंट करते हो, मान लो एक पोजीशन मेजरमेंट, then before the measurement the particle is distributed everywhere, distributed not in the sense it is stretched out or anything like that, we don't speak of that at all। मतलब हम लोग बोलते भी नहीं है कि particle is stretched out or it is at one place or another, we don't even speak of that। And yes, Copenhagen interpretation does sound mysterious and weird, but that's the best we have in this interpretation at all, in Bose interpretation। तो हम लोग कहते हैं कि द पार्टिकल इज एवरीवेयर इन दिस गिवन रीजन, जहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी यहाँ से आपको नॉन जीरो दिख रही है, लेकिन जैसे आपने चेक किया, ये सो कॉल्ड मेजरमेंट किया कि वो पार्टिकल कहाँ पे, तब इस पार्टिकल का वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है। वी से दैट द पार्टिकल्स वेव फंक्शन कोलैप्सेस, और ये पार्टिकल आपको एक जगह दिखेगा एंड क्या प्रोबेबिलिटी आपको वहां दिखेगा वो आप बॉर्न्स रूल से कैलकुलेट करते हो। दिस इज ऑल दैट इज टू द कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन। क्वांटम मैकेनिक्स के दूसरे इंटरप्रिटेशंस हैं जैसे मैनीवॉल्स इंटरप्रिटेशन, दैट इज बोमियन मैकेनिक्स, पायलट वेव थ्योरी, तो ऐसे दूसरे भी इंटरप्रिटेशंस हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिस्टेंट हिस्ट्रीज। तो दिस इज द मोस्ट वाइडली हेल्ड इंटरप्रिटेशन जो कि सबसे ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं, एसोसिएटेड एज अगेन विद बोर एंड हिज फॉलोअर्स। The thing is, ये जो कोलैप्स का मैकेनिज्म है ये entirely mysterious है। What exactly is meant by the collapse here? Well, what we mean by the collapse is कि जब आप पार्टिकल को एक जगह पे फाइंड करते हो, all right, why does the wave function have to collapse at all? क्योंकि जैसे आपने पार्टिकल को एक जगह फाइंड किया, अगर आप तुरंत एक दूसरा मेजरमेंट कर दो उस पार्टिकल को वहीं पे दिखना है, वरना कहीं और दिख गया, मतलब स्पेशल रिलेटिविटी क्लियरली वायलेट हो सकती है कि कोई ऑब्जेक्ट लाइट से ज़्यादा तेज ट्रैवल नहीं कर सकता। तो अगर कोई पार्टिकल को एक जगह फाइंड करते हो, तुरंत दूसरा मेजरमेंट करने पे हर एक केस में पार्टिकल वहीं पे फाइंड होना चाहिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस शुड एग्जैक्टली बी 1। तो इस रीजन से ऑल्दो पहले हमारा वेव फंक्शन स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड था, जिसके मॉड्यूलस स्क्वायर करने पे हमें अलग अलग जगह पे डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज दिख रही थी एंड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो थी। लेकिन जैसे हम लोगों ने एक बार इसकी पोजीशन को मेजर कर लिया, तो वहाँ पे क्या पता चलता है, उसके तुरंत बाद एक मेजरमेंट का रिजल्ट, हर ऐसे मेजरमेंट का रिजल्ट उसी जगह पे दिखना चाहिए।
मतलब ऑल्दो प्रीवियसली ये वेव फंक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती है, मे बी ऐसे समथिंग लाइक दैट, इस वेव फंक्शन या फिर मॉड्यूलस स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन का कर्व ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। लेकिन जैसे आपने एक मेजरमेंट किया एंड पार्टिकल यहाँ पे देखा, अब ये वेव फंक्शन की यहाँ पे एक स्पाइक बन गई, अब ये वेव फंक्शन हमारा हो गया। How exactly did that happen? No mechanism has been put forward for that. We don't know how this collapse happens. Again, the collapse isn't कि आपको एक outcome मिला. This is what most people get wrong. That is not what the collapse of the wave function is about. It isn't कि आपके पास ये probability distribution थी, आपको एक value मिल गई, नहीं। The collapse is about कि जब आपको एक वैल्यू मिली उसके तुरंत बाद आपको वही वैल्यू मिलनी चाहिए, एंड सिंस आपको हर केस में वही वैल्यू मिलनी चाहिए, द वेव फंक्शन has to spike at a point. So that's what the collapse of the wave function is about. इसके लिए हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। ऊपर से जब जॉन वॉन न्यूमैन ने अपनी पोस्टुलेट रखी थी, क्वांटम मैकेनिक्स को रिग्रेस फ्रेमवर्क इसका रखा था, इसे इसके एक्सियम्स हमें दिए, तो वहाँ पे उन्होंने बात किया कि अ मेजरमेंट ऑन अ क्वांटम स्टेट लीव्स इट इन एन आइगन स्टेट जस्ट बी ऑब्जर्वेबल की मेजरमेंट की जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग अगर पोजीशन स्पेसिफिक हो जाए कि इसकी पोजीशन मेजर की जा रही है, तो अगेन व्हाट ही इज बेसिकली सेइंग इज कि वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है। दैट्स ऑल दैट मीन्स। इवन दो व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट अ स्टेट इन जनरल, तो यहाँ पे पोजीशन या फिर एनर्जी या फिर एंगुलर मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का कोई भी दूसरा प्रॉपर्टी मेजर करते हो, इन जनरल इसे स्टेट वेक्टर रिडक्शन कहा जाता है, स्टेट रिडक्शन जो भी आप कहना चाहते हो। Now, well, that's what the collapse is about. We certainly have a problem. We don't know how to deal with it. How does Schrödinger cat come into the picture? Well, Schrödinger himself did not believe this interpretation of quantum mechanics. तो इस interpretation को criticize करने के लिए he comes along with his famous thought experiment and he says कि अगर आप एक cat को किसी box में रखते हो एंड उसके साथ मान लो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखते हो जो कि उस कैट को मार सकता है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी इज वेल क्लियरली गवर्न्ड बाय क्वांटम मैकेनिक्स ओनली। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटीज इन्वॉल्व है, पहली चीज़ है क्लासिकल प्रोबेबिलिटीज नहीं है, ये प्रोबेबिलिटीज हैं क्वांटम मैकेनिक्स की जो कि इंट्रिंसिकली उस सिस्टम में होती हैं। दिस इजंट अ फेलियर इन द नॉलेज ऑफ आवर सिस्टम, नॉट इन द कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन। कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन कहता है कि ये प्रोबेबिलिटीज रियलिटी में इंट्रिंसिक हैं। तो अगर आप एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ एक कैट को एक बॉक्स में बंद करके रख देते हो, तो एंड इन अ सर्टेन टाइम दैट इज अ प्रोबेबिलिटी कि द दैट विल हैव डीकेड, मान लो 50% चांस कि इतने टाइम में दैट पार्टिकल विल हैव डीकेड, दैट सब्सटेंस विल हैव डीकेड। तो अगर उस डीके की वजह से इस वी हैव वेल फ्रेम्ड इट सच कि इस कैट की डेथ हो सकती है, अगर वो नहीं डीके होगा तो वो कैट मर नहीं सकती। तो अंटिल वी ओपन द बॉक्स एंड मेक द सो कॉल्ड मेजरमेंट, हमें नहीं पता चलेगा कि वो डीके हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और इफ यू थिंक दैट अ रेडियो एक्टिव डीके इज नॉट इनफ टू वेल किल अ कैट, यू माइट एज वेल अटैच समथिंग एल्स विद अ मैकेनिज्म इन दैट कि उस डीके की वजह से दैट इज अ पॉइजनस गैस दैट रिलीव्स एंड किल्स द कैट, दैट रिलीजेस एंड किल्स द कैट। सो यू कैन वेल hypothesize it all you want. The fundamental point here is कि हम लोग somehow cat को connect कर रहे हैं उस चीज़ से, उस radioactive substance से, right? तो जब तक आप बॉक्स खोलोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा वो सब्सटेंस डीके हुआ है या फिर नहीं हुआ है, मतलब वो कैट मरी है या फिर नहीं मरी है। And this is a problem that I believe still remains unsolved. I mean, no one tells you what its answer in the Copenhagen interpretation is. क्योंकि दूसरे interpretations उस issue को address करने की कोशिश करते हैं, and in some interpretations like the Manuel's interpretation इसे address किया जाता है कि हमारी worlds branch out कर जाते हैं, the so-called branching out of the worlds, that we have a universe in which इसके डिफरेंट ब्रांचेस हैं एंड हर टाइम हम एक मेजरमेंट करते हैं एंड हमें एक वैल्यू मिलती है, एक और ऐसा ब्रांच ऑफ दिस वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है जिसमें हमें दूसरी वैल्यू मिली, एंड एक और ब्रांच क्रिएट हो जाएगा जिसमें हमें तीसरी वैल्यू मिली। तो इस केस में मेजरमेंट प्रॉब्लम एक्चुअली इस इन द सेंस सॉल्व हो जाती है। बट आई पर्सनली थिंक द Manuel's interpretation is actually fantasy, not physics. What exactly is my criticism regarding it? Well, maybe I'll share it with you in another video. लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ कोपेनहेगन की बात कर रहे हैं। तो
What exactly is the answer in Copenhagen interpretation? क्यों एक कैट साथ में डेड एंड अलाइव हो सकती है? क्योंकि we are clearly not going to observe that in the real world, are we? Well, that's common sense. No, we are not going to. तो क्या है exactly in this case कि एक कैट, when we have connected it to that radioactive substance, what Schrödinger really showed us here is कि इवन दो ये चीज़ हमारी सुपरपोजिशन लिमिटेड हमें दिख रही है कि माइक्रो पार्टिकल्स की माइक्रो स्टेट्स के लिए आज मतलब माइक्रो थिंग्स के लिए है, लेकिन इससे हम लोग क्लियरली ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं टू द मैक्रो ऑब्जेक्ट्स, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, एंड इन दैट केस वी आर क्लियरली सीइंग ऐसे हम लोग मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को भी सुपरपोजिशन में रख सकते हैं. दिस वाज आल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड बाय यूजीन विग्नर इन हिज विग्नर्स फ्रेंड पैराडॉक्स. That is even more interesting and controversial than the Schrodinger's cat paradox, trust me. And उसके बारे में हम लोग उसके लिए एक सेपरेट वीडियो होगा जहाँ पे काफ़ी डिटेल्ड उसकी मैं डिस्कशन करूँगा, because that I believe deserves much attention in physics than anything else that we are working on than say even the Schrodinger's cat paradox, or I believe the unification of general relativity and quantum mechanics. This is a central issue of the quantum theory that we have. In fact, हमारी जो भी modern theories हैं ये fundamentally quantum theories है, मतलब ये quantum mechanics के principles को obey करती हैं, जिनकी वजह से this issue lurks in all these modern theories you have loop quantum gravity, string theory, you have causal sets. ये जो भी आपकी थियोरीज हैं ये फंडामेंटली क्वांटम थियोरीज हैं, मतलब उनमें भी ये इशू रहती है मेजरमेंट की. एंड सो उनमें भी ये इशू, इट्स नॉट लाइक आपके पास स्ट्रिंग थ्योरी है सो यू हैव एसेंशियली सॉल्व्ड ऑल द प्रॉब्लम्स. लाइक नो, यू हैव अ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग. जब तक वो क्वांटम थ्योरी है उसमें ये प्रॉब्लम लर्क करती है. So what exactly is the answer? Again, we don't know. Not in the Copenhagen interpretation. The Manival's correct हो सकता है अगर वो इस issue को solve करता है. Well, we have no experimental means to test this thing. So the problem of how exactly the Copenhagen interpretation tells you कि वो cat साथ में dead है and alive है, well, that problem essentially remains, and this is why this should not be used to demonstrate how superposition works. क्योंकि ये तो actually हमारी theory की failure है कि हमें although in real world we are always going to say that the cat is either dead or alive, लेकिन in this particular thought experiment हमें पता चलता है that it is indeed in a superposition of the two. You might think कि हम लोग actual में real world में ऐसे Schrödinger cat build नहीं कर सकते and all that. Well, you don't have to build it. It has to be a normal cat. एक normal cat को आप superposition की state में रख रहे हो in the thought experiment at least, क्योंकि इसकी life connected है उस radioactive substance से and वो तो perfectly quantum है. So this is actually a genuine concern regarding the quantum theory. And again, we don't know what the answer really is. So we can talk about many other interpretations. There are so many things to be talked about in quantum mechanics. Maybe कई दूसरी videos में मैं दूसरे interpretations की बात करूँगा and how they deal with the Schrodinger's cat thought experiment. But more importantly, what I consider to be way more importance than the Schrödinger cat paradox is the Wigner's friend paradox. Again, जिसके बारे में डिटेल में दूसरे वीडियो में बात करेंगे. That was all for this video of mine and thanks to all viewers.